बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही होगी। इन केस के आप लोग मुझे नहीं सुन पा रहे या कोई इशू है तो आप ग्रुप एडमिन जो हैं अरसलान साहब, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अरसलान साहब मुझे टेक्स्ट कर देंगे। मेनली मैं आज बात करूंगा पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कि अगर आप आईआर का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं आईआर के वो आईआर के बैकग्राउंड से नहीं होते। ठीक है, मोस्टली पीपल हु ऑप्ट आईआर आर नॉट फ्रॉम द आईआर बैकग्राउंड। कोई इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से होता है, मेडिकल के बैकग्राउंड से होता है। आईआर के बैकग्राउंड से ना होने की वजह से होता यह है कि जो स्टूडेंट्स आईआर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं उनको आईआर के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर नहीं होते। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, आपके जो थॉट्स हैं उनमें वो क्लैरिटी ना हो, तो आप कभी भी उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है कि आईआर का पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों। और कुछ चीज़ें पॉइंट्स हैं जिनको मैं वन बाय वन करके डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मल डेफिशिएंसीज हैं, मोस्टली जनरल डेफिशिएंसीज हैं। और जो स्टूडेंट्स आईआर का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं उनके पेपर में मोस्टली ये चीज़ें जो उनसे होती हैं लैक कर रही होती हैं। और मोस्टली आईआर के अंदर अच्छा स्कोर ना करने की एक वजह ये भी है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आईआर की जो थ्योरीज होती हैं उनके ऊपर कोई ज़्यादा ग्रिप नहीं होती। देखिए, थ्योरीज को आप दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ थ्योरीज। ठीक है, जैसे रियलिज्म हो गया, रियलिज्म का एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। फिर हमारे पास रियलिज्म का एक एडवांस कॉन्सेप्ट है या उसका एक एडवांस वेरिएंट है। ठीक है, तो मोस्टली जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते हैं, लेकिन सम टाइम अगर जो क्वेश्चन आया है दैट इज सीकिंग फॉर एडवांस कॉन्सेप्ट, वो उसकी बात कर रहा है, तो बहुत से लोगों का जो एडवांस कॉन्सेप्ट होता है इवन रियलिज्म को लेकर जो उसके लेटेस्ट वेरिएंट्स हैं, जैसे मैं अगर बात करूं न्यू क्लासिकल रियलिज्म। ठीक है, अब क्लासिकल रियलिज्म सबको आता है, रियलिज्म सबको आता है, न्यो रियलिज्म सबको आएगा। जो इसमें लेटेस्ट है वो न्यो क्लासिकल रियलिज्म है। अब इसके ऊपर बहुत से लोगों को इसकी नो हाउ नहीं होगी। जब मैं लिबरलिज्म की बात करूंगा तो लिबरलिज्म के अंदर जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यो लिबरलिज्म है या लिबरलिज्म के हमारे पास 3-4 वेरिएंट्स हैं। ठीक है, वो लिबरलिज्म का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, लेकिन उसके जो वेरिएंट्स हैं और उन वेरिएंट्स के अंदर जो उनके डिफरेंसेस हैं वो क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो इस वजह से एक तो थ्योरीज आईआर की मोस्टली जो एस्पायरेंट्स हैं उन्हें क्लियर नहीं होती। फिर थ्योरीज की एप्लीकेशन है। ठीक है, उस थ्योरी को आपने किसी इशू के ऊपर या जो क्वेश्चन के अंदर जो एग्जामिनर ने पूछा है मैटर, उसके ऊपर आपने अप्लाई करना होता है। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी itself is an art। ठीक है, क्योंकि मोस्टली आप डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर या मोस्टली आप सेम सिचुएशन के ऊपर डिफरेंट थ्योरीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आप स्टूडेंट्स के लिए एक मुश्किल ये होती है कि उन्होंने किस सिचुएशन के ऊपर कौन सी थ्योरी अप्लाई करनी है। ठीक है, इसको उन्होंने इवेल्युएट करना होता है या इसको इन्होंने फाइनल करना होता है। तो इसके ऊपर मैं कुछ टिप्स दूंगा कि आप कैसे जो एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी है उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं आप उनको ओवरकम कर सकते हैं। फिर एक चीज और, जब मैं बात करता हूं कि आईआर के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होते, तो आईआर के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में ही एक रिलेशन है
जिसको हम कहते हैं यूनिट स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो आईआर बैकग्राउंड से नहीं होते वो इस यूनिट स्ट्रक्चर रिलेशनशिप से कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि एक ही एंटिटी एक रिलेशन में यूनिट का रोल प्ले कर रही होगी और वही एंटिटी एक दूसरे रिलेशन के अंदर स्ट्रक्चर का रोल प्ले कर रही होगी। और मे बी एक चीज जो कि एक रिलेशन में स्ट्रक्चर हो, वही चीज एक दूसरे रिलेशन के अंदर यूनिट हो सकती है। तो यूनिट स्ट्रक्चर रिलेशनशिप जो सा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके ऊपर भी कुछ डिटेल में बात करता हूँ। मैं सिर्फ जो इश्यूज हैं उनके ऊपर आपको एक लाइट सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर आईआर के अंदर जो बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टूडेंट्स क्लियर नहीं होते। आईआर के अंदर स्टेट एक एक्टर है, लेकिन सिर्फ स्टेट ही एक एक्टर नहीं है। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। फिर नॉन स्टेट एक्टर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। ठीक है, उनमें से कुछ इंटर गवर्नमेंटल हैं, कुछ नॉन गवर्नमेंटल हैं, ठीक है, कुछ ग्लोबल हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर्स की भी हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं। तो जब आप आईआर के एक्टर्स और उन एक्टर्स की जो डोमेन है, ठीक है, अब अगर आप स्टेट को एज एक्टर ले रहे हैं तो स्टेट की डोमेन क्या है। अगर आप नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें देखेंगे कि वो गवर्नमेंटल है, नॉन गवर्नमेंटल है, ठीक है, ग्लोबल है, उनकी डोमेन कितनी है, उनकी रीच कितनी है। ठीक है, वो जो एक्टर है, जैसे नॉन स्टेट एक्टर में हमारे पास कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन क्या था। ठीक है, तो ये जो एक्टर्स और एक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है रिलेशन के ऊपर, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। फिर एक्टर्स के अलावा ये सारे एक्टर्स एक इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। तो हमारी इंटरनेशनल सिस्टम को लेकर हमारी परसेप्शन क्या है? क्या इंटरनेशनल सिस्टम नाम है स्टेट टू स्टेट रिलेशन का, या इंटरनेशनल सिस्टम नाम है स्टेट टू स्टेट एंड स्टेट टू नॉन स्टेट एक्टर्स का जो रिलेशन है उसका, और नॉन स्टेट टू नॉन स्टेट एक्टर रिलेशन भी इसमें शामिल होता है। और इसमें कौन सा जो टाइप ऑफ रिलेशनशिप है उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है, वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, और कौन सा टाइप ऑफ रिलेशनशिप जौन सा है वो लेस इन्फ्लुएंशियल है। अब ये प्रायोरिटी सेट करना भी एक इश्यू होता है। फिर एक और वजह जिसकी वजह से आईआर के स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, मोस्टली स्टूडेंट्स दे फॉलो लोकल ऑथर्स। ठीक है, लोकल ऑथर्स की बुक होती है उसको फॉलो कर रहे होते हैं, और जो जहां से भी वो कोचिंग ले रहे हैं, मोस्टली आजकल एक सीएसएस की कोचिंग करना फैशन बन चुका है। और उस फैशन की वजह से मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो सीएसएस क्वालिफाई कर जाते हैं, मतलब दे फील कि अब वो टीच कर सकते हैं। और आपने एक चीज नोट की होगी कि इस दफा जो 2020 का सीएसएस का रिजल्ट आया, एफपीएससी की हिस्ट्री का ये एक वर्स्ट रिजल्ट था। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये एक बहुत बुरा रिजल्ट था जो इस दफा सीएसएस का आया। और पिछले कुछ सालों से यही एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि सीएसएस का जो रिजल्ट है वो हर साल पिछले साल से ज्यादा बुरा आ रहा है। इसकी एक जो बुनियादी वजह है, मैं जो समझता हूँ, इसका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ कोचिंग एकेडमीज हैं उसके साथ इसका कोई ना कोई रिलेशनशिप है। मोर और लेस मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई ना कोई रिलेशनशिप है। जैसे अगर आप देखें कि हमारे यहाँ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं सीएसएस के, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, और जो रिजल्ट है इट्स गोइंग डाउन बाय ईच पासिंग डे। तो आपका रिजल्ट जो उनसा है वो नीचे जा रहा है, और जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो प्रॉपरली गाइड नहीं कर पा रहे, या वो सही तरह से स्टूडेंट्स की कोचिंग नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि सीएसएस का रिजल्ट और आईआर का रिजल्ट भी मुतासिर हो रहा है। तो अगर सिर्फ आईआर की बात नहीं कर रहा,
अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग करना चाहते हैं तो मैं एक चीज स्टूडेंट से कहता हूं, गो फॉर अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि एक दो इशू के ऊपर मैं दोबारा से थोड़ी डिटेल में बात कर लूं। थ्योरीज के ऊपर मैं बात कर चुका हूं, उनकी एप्लीकेशन के ऊपर बात कर चुका हूं, एप्लीकेशन के ऊपर बात आगे भी करूंगा। यूनिट स्ट्रक्चर रिलेशनशिप क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है। देखें, जब हम एक बात करेंगे कि जो कोई भी सब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या सब नेशनल एंटिटी है उसको लेकर, जैसे कि हमारे पास कोई इंडिविजुअल हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई एनजीओ या कोई कंपनी। तो कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन, सब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो स्टेट के साथ रिलेशनशिप होगा, इस रिलेशनशिप में वो इंडिविजुअल या वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कंसीडर होगा। ठीक है, और जो स्टेट है वो एक स्ट्रक्चर कंसीडर होगा। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल का स्टेट के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो ये होगा। लेकिन जब हम एक स्टेट को इंटरनेशनल सिस्टम में देखेंगे तो एक स्टेट एक इंटरनेशनल सिस्टम में एक यूनिट होगा। ठीक है, एक स्टेट एक इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट होगा, और जो आपके पास ग्लोबल सिस्टम है या इंटरनेशनल सिस्टम है वो एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये एक स्टेट का एक रिलेशनशिप में जो रोल है वो यूनिट का है, और दूसरे रिलेशनशिप में स्टेट का जो रोल है वो एक स्ट्रक्चर का है। अब यहाँ पे एक डिबेट है, और ये डिबेट जो सी है वो इसका कोई सच फिक्स्ड कंक्लूजन नहीं है। वो ये कि बेसिकली यूनिट्स अपने बिहेवियर के साथ मिलके एक स्ट्रक्चर को शेप कर रहे होते हैं, या ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो अपनी माइट की बेस के ऊपर यूनिट के बिहेवियर को गाइड कर रहा होता है। अगर मैं आसान अल्फाज में आपसे बात करूं तो किसी भी मुआशरे के अंदर जो अफराद होते हैं, ठीक है, वो अफराद जो वो मिल के एक स्टेट के बिहेवियर को गाइड कर रहे होते हैं, उसको शेप कर रहे होते हैं, या बेसिकली ये एक स्टेट का इन्फ्लुएंस होता है, उसकी माइट, उसकी पावर होती है जो कि अफराद के जो बिहेवियर है उसको गाइड कर रही होती है, उसको डायरेक्ट कर रही होती है। ठीक है, अब दोनों तरफ के हमारे पास आर्गुमेंट्स मौजूद हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि यूनिट जो सा होता है वो अपने एक्शन से स्टेट को स्टेट का जो बिहेवियर है उसको गाइड कर रहा होता है, उसको शेप कर रहा होता है। और दूसरी तरफ एक स्कूल ऑफ थॉट है जो समझता है कि बेसिकली स्टेट जो सा है, ठीक है, स्टेट अपने एक्शन और अपने बिहेवियर के जरिए से वो यूनिट का जो बिहेवियर है या एक्शन है उसको डायरेक्ट कर रहा होता है। अगर हम रियलिज्म को देखें, न्यू रियलिज्म को देखें, तो न्यू रियलिज्म जो सा है वो स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस को ज्यादा उसके ऊपर फोकस करता है, और दे बिलीव के यूनिट जो सा होता है वो स्ट्रक्चर के सबऑर्डिनेट होता है। अगर हम न्यू लिबरलिज्म की बात करें तो लिबरलिज्म में हमारे पास 4-5 वेरिएंट्स हैं। उनमें से कुछ जो वेरिएंट्स हैं वो बात करते हैं कि यूनिट की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा हाई है, और कुछ जो वेरिएंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर की प्रायोरिटी हाई है। आपको मेनली जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको उसको यूनिट स्ट्रक्चर रिलेशनशिप में रख के देखना है, और आपने अपने माइंड में एक थीम क्लियर करनी है। ठीक है, कि इस जो भी आप आंसर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, उसमें आप क्या समझते हैं कि आपने यूनिट की प्रायोरिटी को हाई रखना है या आपने स्ट्रक्चर की प्रायोरिटी को हाई रखना है। तो जब आप एक क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, जब जैसे ही एक क्वेश्चन आता है आईआर के पेपर में, तो थ्योरीज के ऊपर तो आप बाद में जाएंगे,
ठीक है, पहले अपने आप को, मैं आगे लेवल ऑफ एनालिसिस के ऊपर भी बात करूंगा, वो भी बहुत जरूरी है। और ये चीजें आपको जब क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो उसी में आपको ये चीज फाइनल करनी है कि आपने जो यूनिट है उसका जो रोल है उसको ज्यादा हाईलाइट करना है, और आपने उसका इन्फ्लुएंस जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बताना है, या आपने स्ट्रक्चर के रोल को हाईलाइट करना है और उसका जो इन्फ्लुएंस यूनिट के ऊपर है, आपने इस पैटर्न के ऊपर आंसर को अटेम्प्ट करना है। और जब क्वेश्चन को रीड करते हुए जो भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए जो भी आपने पैटर्न डिसाइड किया है, वो एक थीम को आप पूरे आंसर में फॉलो करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आंसर में आप अपनी थीम चेंज कर रहे हो। बेशक आप थ्योरीज बहुत सारी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने यूनिट की प्रायोरिटी हाई रखनी है तो उसमें आप रियलिज्म भी यूज कर सकते हैं, लिबरलिज्म भी यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म भी, मार्क्सिज्म भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी यूनिट ही की हाई रहेगी। ठीक है, ये कंफ्यूजन कहीं नहीं आनी चाहिए कि आपके अगर शुरू का जो आंसर है उसके अंदर तो जो यूनिट है आपने उसकी प्रायोरिटी हाई रखी है, लेकिन बीच में या कंक्लूजन में आपने ये कंक्लूड किया है कि जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है यूनिट के बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। फिर जब आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें जो लेवल ऑफ एनालिसिस है कि आपने अपने आंसर को किस लेवल पे रखना है। अब आपका आंसर जो सा होगा वो ग्लोबल लेवल का होगा, वो स्टेट या नेशनल लेवल का होगा, ठीक है, या वो इंडिविजुअल या यूनिट लेवल का होगा। ठीक है, तो अपना लेवल ऑफ एनालिसिस और अपना रिलेशन यूनिट टू स्ट्रक्चर होगा या स्ट्रक्चर टू यूनिट होगा, ये दो चीजें एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपने डिसाइड कर लेनी है। ठीक है, और फिर थ्रू आउट जो आपका आंसर होगा उसमें आप वो यही एक थीम फॉलो कर रहे होगे। और कोशिश करें कि आईआर की जो आप प्रिपरेशन करें उसमें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से आप कोचिंग लें अगर आपने लेनी है, और जो अगर आपने कोई बुक को फॉलो करना है तो उसमें फॉरेन ऑथर्स को फॉलो करें। और एक चीज कि आईआर के अंदर पेपर में अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाए और उन कॉन्सेप्ट को मीनिंगफुल वे में कम्युनिकेट करें। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप अपने कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज है, टेक योर टाइम। ठीक है, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस थ्राइस, जितनी बार आपका जितना टाइम आपने लेना है आप लें, लेकिन एक क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करके और फिर उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं, हर क्वेश्चन में कीवर्ड्स होते हैं, बेसिकली वो कीवर्ड्स जो एग्जामिनर होता है वो जो आपसे चीज पूछना चाह रहा है या जो वो सीख कर रहा है वो कीवर्ड्स आपको बताएंगे कि आपका एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो जब आप एक क्वेश्चन रीड करें आईआर का, उसके अंदर जो कुछ कीवर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, 2-3 जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करने के बाद उन कीवर्ड्स का रिलेशनशिप अपने माइंड में पहले से डेवलप कर लें। ठीक है, ये रिलेशनशिप आप डेवलप करेंगे, ये दो चीजें जो मैंने आपको बताई जहन में रखते हुए, एक ये कि जो रिलेशनशिप है वो आपने यूनिट टू स्ट्रक्चर लेके जाना है या स्ट्रक्चर टू यूनिट, और दूसरा आपने जो आंसर अटेम्प्ट करना है वो ग्लोबल लेवल पे करना है, वो आपने स्टेट लेवल पे करना है, या वो आंसर आपने जो अटेम्प्ट करना है वो इंडिविजुअल या यूनिट लेवल पे आपने करना है। तो ये दो चीजें एक जब तक आपको क्लियर ना हो आप लोग अपना आंसर लिखना शुरू मत कीजिए। और जब लोग अब एक चीज में अभी मैंने बात की थी थ्योरीज की कि हमारे यहाँ जो थ्योरीज हैं उनको लेकर बहुत से लोगों को जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं थ्योरीज के वो क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो आईआर की बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, और इन थ्योरीज के साथ बहुत सारे इश्यूज भी हैं। आईआर की थ्योरीज है, काफी सारी थ्योरीज हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कि सीएसएस के लिए 4 थ्योरीज अगर आप अच्छी उनके ऊपर अपनी ग्रिप बना लें तो ये आपके लिए काफी होगा। उनमें रियलिज्म है, लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, और मार्क्सिज्म के सारे वेरिएंट्स हैं जिसमें न्यू मार्क्सिज्म भी आ जाता है, सोशलिज्म भी आ जाता है, कम्युनिज्म भी आ जाता है, फिर कंस्ट्रक्टिविज्म भी आ जाता है। सबसे इजी जिस थ्योरी को अप्लाई करना है वो रियलिज्म है।
ठीक है, क्योंकि रियलिज्म बेसिकली रिवॉल्व अराउंड द पावर पॉलिटिक्स, और पावर पॉलिटिक्स इज मोर विजिबल टू अस एज कंपेयर टू अदर फिनोमेनाज और अदर एक्शंस। तो रियलिज्म को अप्लाई करना बहुत आसान है, तो कोशिश करें कि और मोस्टली सबसे ज़्यादा जो थ्योरी प्रैक्टिस की जाती है वो रियलिज्म है। लेकिन आपके पास थ्योरीज को लेकर दोनों ऑप्शन है, ठीक है। आप चाहे तो अपने आंसर को में सिर्फ एक ही थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को लेके चल सकते हैं, यानी आपने रियलिज्म को लेके ही अपना आंसर स्टार्ट करना है और उसको कंप्लीट करना है। आप एक कॉन्सेप्ट को दो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को लेकर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप अपने आंसर में दो थ्योरीज लेकर वो जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आया है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं दो थ्योरीज को लेकर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कॉजेज ऑफ वॉर की, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ वॉर के अंदर मैं रियलिस्ट और लिबरल दोनों पर्सपेक्टिव अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। लिबरल पर्सपेक्टिव क्या है कॉजेज ऑफ वॉर का या किसी कॉज ऑफ वॉर का, ये भी मैं बता सकता हूं एक ही आंसर में, या ये भी बता सकता हूं रियलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है। अब ये आपने कैसे डिसाइड करना है कि इस आंसर में आप एक थ्योरी को लेकर चलेंगे या आप एक से ज्यादा थ्योरी को कंपेयर करेंगे। इस चीज का फैसला जो आपका क्वेश्चन है उसकी जो फ्रेजिंग है उससे आपको आइडिया होगा कि जो एग्जामिनर है बेसिकली वो ये चाह रहा है कि डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव प्रेजेंट किए जाएं, या जो सिंगल थ्योरी है सिंगल थ्योरी के पर्सपेक्टिव में आंसर को अटेम्प्ट किया जाए। तो एक तीसरी चीज ये भी आप ऐड कर लें कि आपने ये डिसाइड करना है कि जो थ्योरी आप अप्लाई करेंगे, आप एक थ्योरी अप्लाई करेंगे, एक थ्योरी को यूज करते हुए आंसर करेंगे, या आप दो या तीन थ्योरीज को यूज करते हुए आंसर करेंगे। और ये चीज भी आपको एक आंसर स्टार्ट करने से पहले फाइनल करनी है, ठीक है। तो तीन चीजें हो गई जो आपको कोई भी आंसर स्टार्ट करने से पहले फाइनल करनी है: यूनिट स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, लेवल ऑफ एनालिसिस, और सिंगल थ्योरी पर्सपेक्टिव और मल्टीपल थ्योरी पर्सपेक्टिव। तो ये चीजें आपको पहले से फाइनल करनी है। और इसमें थ्योरीज के ऊपर एक चीज और, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्टिविज्म के बाद आपको शो हो रहा होगा कि हर थ्योरी का एक ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव होता है। पहले ऐसे होता था कि अगर आपको रियलिज्म या लिबरलिज्म या मार्क्सिज्म या कंस्ट्रक्टिविज्म का जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है वो क्लियर है तो इट्स एनफ फॉर अ सीएसएस एस्पायरेंट्स। लेकिन अभी कुछ टाइम से 2019 में और 2020 के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए हैं बेसिकली विच आर सीकिंग अ एडवांस पर्सपेक्टिव ऑफ थ्योरीज, ठीक है। तो अब जरूरी है कि एक जो थ्योरी है उसके ट्रेडिशनल और उसके एडवांस वेरिएंट्स आप दोनों को कवर करें, ठीक है। पहले ये था कि रियलिज्म के लिए आपने रियलिज्म को कवर कर लिया तो काफी है, लेकिन अब रियलिज्म के साथ जो न्यो रियलिज्म है, फिर न्यो क्लासिकल रियलिज्म है, फिर उनमें जो फर्क है वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह लिबरलिज्म के जो एडवांस वेरिएंट्स हैं और जो ट्रेडिशनल वेरिएंट्स हैं दोनों क्लियर होने चाहिए। मार्क्सिज्म और न्यू मार्क्सिज्म दोनों आपको क्लियर होने चाहिए। मार्क्सिज्म को आप अप्लाई करेंगे मोस्टली, जहां पे एक चीज में और कुछ आपको हिंट दे देता हूं जिससे आपको थ्योरी की जो एप्लीकेशन है इसमें और ज्यादा आसानी होगी। जब भी इंटरस्टेट रिलेशनशिप की बात हो रही हो, इंटरस्टेट रिलेशनशिप, दो स्टेट के रिलेशनशिप को कंपेयर किया जा रहा हो, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसी सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा सूटेबल थ्योरी होती है वो रियलिज्म है, ठीक है। और जब बात हो रही हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, तो जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या जौन सा
जो आपकी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, जैसे डेमोक्रेसी हो गया, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हो गया, ठीक है, इस तरह की जब चीजों की बात हो रही हो तो जो लिबरलिज्म है ये ज्यादा सूटेबल होगा कि इसके पर्सपेक्टिव में आंसर दिया जाए। अच्छा, अगर बात हो रही है इंपीरियलिज्म की, कॉलोनियलिज्म की, एक्सप्लॉयटेशन की, या जिसको आप कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी, ठीक है, बिटवीन हैव एंड हैव नॉट्स, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, या सपोज आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक को क्या जो रोल है उसको रिगार्डिंग डेवलपिंग कंट्रीज या फैटफ के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के क्वेश्चन है। तो जब पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, ठीक है, दोनों का पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट सूटेबल जो थ्योरी इस सिचुएशन में होती है वो मार्क्सिज्म है, ठीक है। और जब आपके पास मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स की इंटरप्रिटेशन की बात होगी, जिसमें आपको जो मीनिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट है उसको लेकर एक डिबेट करनी है, ठीक है, तो वहां पे जो सबसे ज्यादा सूटेबल थ्योरी होती है वो कंस्ट्रक्टिविज्म है। तो ये चार थ्योरीज कोशिश करें कि आप इनका जो ट्रेडिशनल और जो एडवांस वेरिएंट्स है उसके ऊपर अपनी ग्रिप बनाएं। और मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट प्रोबेबली क्या चांसेस हैं कि रियलिज्म किस तरह की सिचुएशन में अप्लाई होगा, लिबरलिज्म किस तरह की सिचुएशन में अप्लाई होगा, और कंस्ट्रक्टिविज्म किस तरह की सिचुएशन में अप्लाई होगा। और मैंने पहले बात कर चुका हूं कि मैनी थ्योरीज कैन एक्सप्लेन द सेम फिनोमेना विद डिफरेंट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब मैं थ्योरीज के बाद थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा एक स्टैंडर्ड आउटलाइन के ऊपर, कि एक जो आंसर है उसकी एक स्टैंडर्ड आउटलाइन क्या हो सकती है जो कि एक अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर को दे सकती है। और कोशिश करें, मोस्टली हमारे यहाँ बहुत ट्रेडिशनल सी आउटलाइन बनाई जाती है जिसमें पहली हेडिंग आपकी होती है इंट्रोडक्शन, उसके बाद मोस्टली समटाइम्स आप बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे होते हैं, बैकग्राउंड को डिस्कस करने के बाद एक दो हेडिंग्स और आती हैं और आप कंक्लूजन कर जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि जो बहुत लंबी लंबी आउटलाइन बनाते हैं। देखें, अगर आपकी आउटलाइन बहुत डिटेल्ड होगी, ठीक है, उतना आपका जो आंसर है उसको अटेम्प्ट करते हुए आप लेस कंफर्टेबल होंगे। यानी आपका जिसको आप कह सकते हैं कि जो आंसर है वो उतना लेस फ्लेक्सिबल होगा। इसीलिए मैं इनकरेज नहीं करता कि आप बहुत डिटेल्ड आउटलाइन बनाएं। अगर आपकी आउटलाइन शॉर्ट होगी उतना ज्यादा आपका आंसर फ्लेक्सिबल हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आउटलाइन ड्रॉ करते हुए बहुत ज्यादा हेडिंग की जरूरत नहीं है। कोशिश करें कि आपके जो हेडिंग हो वो मीनिंगफुल हो और वो आईआर की लैंग्वेज में हो, ठीक है। जो आपके पास जनरल इंग्लिश होती है उसमें ना हो, बल्कि आईआर की लैंग्वेज में हो। आईआर की लैंग्वेज क्या होती है मैं आगे चल के बात करूंगा।